आपातकाल के बाद 1977 के आम चुनावों में मिली करारी हार के बाद इंदिरा गांधी घर बैठकर किसी भी तरह सत्ता में लौटने की जुगत लगा रही थी। दूसरी ओर मोरारजी देसाई की सदारत में 9 महीने पहले बनी जनता पार्टी की सरकार अपना हनीमून पीरियड मना रही थी। मतलब सरकार अभी ठीक तरह से सेटल भी नहीं हो पाई थी कि तभी बिहार के एक दूर दराज गांव बेलछी में दलितों के साथ जघन्य कत्लेआम हो गया। इस मुद्दे पर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी में बहुत देर तक तर्क वितर्क चलता रहा। सोनिया गांधी तब तक राजनीति में नहीं आई थी। सोनिया ने कहा, सुना है बिहार बहुत खतरनाक जगह है, पिछड़ा और असुरक्षित है, सुरक्षा के लिहाज से आप वहां मत जाइए। लेकिन इंदिरा गांधी तो मौके की घात लगाए बैठी थी। इंदिरा दिल्ली से हवाई जहाज के जरिए सीधे पटना और वहां से कार के जरिए सीधे बिहार शरीफ पहुंच गई। लेकिन पहुंचते पहुंचते सूरज अपना यौवन खो चुका था, शाम होने वाली थी, साथ में मौसम भी खराब था। ऐसे में इंदिरा गांधी की नौबत वहीं पर फंस कर रह जाने की आ गई। लेकिन इंदिरा किसी भी हालत में बेलछी पहुंचने की जिद पर अड़ी रही। लोगों ने समझाने की कोशिश करी कि आगे रास्ता एकदम कच्चा है, कीचड़ और गारे से लबालब है, लेकिन इंदिरा नहीं मानी और पैदल ही चलने का फैसला किया। मजबूरन साथी नेताओं ने उन्हें जीप में ले जाना पड़ा, लेकिन थोड़ी दूर बाद जीप कीचड़ में फंस गई और फिर उन्हें ट्रैक्टर में बैठाया गया। लेकिन कुछ देर बाद मिट्टी के गारे में ट्रैक्टर भी फंस गया। इसके बाद इंदिरा गांधी अपनी धोती थामकर पैदल ही चलने लगी। तब किसी साथी ने हाथी मंगाकर इंदिरा गांधी और उनकी महिला साथी को हाथी की पीठ पर बैठवा दिया। सब कुछ आनन फानन में हुआ था, इसलिए हाथी की पीठ पर हौदे का इंतजाम नहीं हो सका। बिना हौदे की हाथी की पीठ पर बैठकर उस उबड़ खाबड़ रास्ते में जान हथेली पर लिए इंदिरा गांधी अंधेरी रात में पूरे 3.5 घंटे तक चलती रही। लेकिन जब इंदिरा गांधी बेलछी पहुंची तो सिर्फ खौफजदा दलितों को ही दिलासा नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में वो सुर्खियों में छा गईं। हाथी पर सवार उनकी वो तस्वीर दुनिया भर में नमूदार हुई, जिसे देखकर उनकी हार के सदमे में घर में दुब के बैठे उनके कांग्रेसी कार्यकर्ता जोश में निकलकर सड़कों पर आ गए। इंदिरा के इस दुस्साहस को 2.5 साल में जनता सरकार के पतन और 1980 के मध्यावधि चुनाव में सत्ता में उनकी वापसी का निर्णायक कदम माना जाता है। 5 दिन बाद जब इंदिरा गांधी वापस दिल्ली लौटी तो सोनिया गांधी ने देखा कि उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास नजर आ रहा था। इंदिरा गांधी को यकीन हो चुका था कि अब उनके दिन लौटने वाले हैं। लेकिन ये तो इंदिरा गांधी के लौटते दिनों की कहानी थी, जिसे आप जब तब सुनते और पढ़ते रहते हैं। परंतु मैं आपको इंदिरा गांधी की कहानी नहीं, बल्कि दलितों के साथ हुए जघन्य कत्लेआम की कहानी सुना रहा हूं। मैं आपको बेलछी नरसंहार की कहानी सुना रहा हूं। आखिरकार इस कत्लेआम की जड़ें कहां से और क्यों शुरू हुई थी? साल 1977 चुनाव का वर्ष था। मतदान के दिन से 2-4 दिन पहले हरनौत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेलछी गांव में अवैध बंदूकों और अन्य घातक हथियारों से लैस जमीन जायदाद वाले कुर्मियों के एक बड़े गुट ने गरीबों के घरों पर हमला कर दिया। 11 खेत मजदूरों को उनके घरों से खींचकर घसीटते हुए खाली पड़े एक बंजर मैदान में ले जाया गया। उनको कसकर बांध दिया, फिर लकड़ियों और घास फूस का एक ढेर लगाया और आग लगा दिया। वो तब तक चीखते चिल्लाते रहे जब तक उनकी जलती देह ठंडी नहीं पड़ गई। हत्यारे क्रूरता का नंगा नाच करते रहे। इस बर्बर क्रूरता के बारे में जिसने भी सुना दंग रह गया। वैसे बिहार अभी आने वाले वर्षों में कई और जातीय नरसंहार देखने वाला था। दिल दहलाकर रख देने वाले उन तमाम जातीय नरसंहारों की कड़ी में यह पहला नरसंहार था, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के मस्तिष्क पर कलंक लगा दिया था। बिहार के गांवों में मध्यवर्तीय जातियों का उत्थान 60 के दशक से शुरू हुआ। यादव, कुर्मी और कोरी, लोहियावादी राजनीति, कांग्रेस का पतन, उच्च जातियों का गांव छोड़कर शहरों की ओर बढ़ना और नए कैरियर की ओर बढ़ना, ये तमाम चीजें थीं जिसने गांवों में मध्यवर्ती जातियों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया था। जो भी भूमिहार और राजपूत अपनी जमीन बेचकर शहरों में बस रहे थे, उनकी जमीनें इन्हीं 3 जातियों के लोग खरीद रहे थे। दूसरी तरफ राजनीति में भी इनका वर्चस्व बढ़ रहा था। संख्या के लिहाज से राज्य की डेमोग्राफी में भी ये लोग मजबूत स्थिति में थे। कृषि अर्थव्यवस्था के सिरमौर बन रहे थे। तो ऐसे में इनका टकराव इस व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर खड़े दलित कृषि मजदूर और उनकी महिलाओं की इज्जत, उचित मेहनताना आदि मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था। लेकिन बाद में यही टकराव लंबा और खूनी होता चला गया। बेलछी नरसंहार में मुख्य अभियुक्त महावीर महतो ने गांव में सार्वजनिक संपत्ति, जमीनों, खाइयों, तालाबों पर कब्जा कर लिया था। स्थानीय प्रखंड कार्यालय और पुलिस थाने में उसका दबदबा था। उसके पास नौकर चाकर लठैतों की एक अच्छी खासी संख्या थी।
जिन्हें उसने बिना लाइसेंस के बंदूकें दे रखी थीं। जल्द ही अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए वह गांव में सभी जातियों के लोगों को परेशान करने लगा, मारने पीटने लगा। उन्हीं दिनों दुसाध जाति का एक युवक सिंघवा, जो कृषक मजदूर था, अपनी ससुराल बेलछी में रहने चला आया। वहां उसने महावीर के अन्याय का विरोध किया और गांव वालों को उसके खिलाफ संगठित करना शुरू किया। महावीर ने महसूस किया कि वह सिर्फ अपनी ताकत के बल पर सिंघवा का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में उसने निर्दलीय विधायक इंद्रदेव चौधरी की मदद मांगी, जो हरनौत के समीपवर्ती विधानसभा क्षेत्र अस्थावा से कुर्मियों के समर्थन से विजयी हुआ था। कुर्मी समुदाय सिंघवा के नेतृत्व में उभरती हुई चुनौती को कुर्मियों के आत्मसम्मान के खिलाफ मानने लगा। ऐसे में सिंघवा और उसके साथियों को सबक सिखाने के लिए कई जिलों से बड़ी संख्या में कुर्मी जुटे और बेलछी नरसंहार को जन्म दिया गया। सिंघवा और उसके सभी सक्रिय साथी मार दिए गए। बेलछी नरसंहार के बाद कर्पूरी ठाकुर पहले राजनेता थे जिन्होंने दलितों और पिछड़ों को हथियार का लाइसेंस बांटने की बात कही थी। बेलछी हत्याकांड के बाद जिले में कुर्मियों और पासवानों के बीच शत्रुता की शुरुआत हुई। आगे चलकर कुर्मियों ने अपनी जातीय सेना बनाई और पासवान नक्सलियों के समर्थन में चले गए। महावीर महतो और सिंघवा के संघर्ष की कहानी क्या वाकई इतनी सरल है, या इनकी दुश्मनी के कुछ और धागे अभी खुलने बाकी हैं? इस घटना के 12 सालों के बाद प्रभात खबर के पूर्व प्रधान संपादक और प्रसिद्ध पत्रकार श्री हरवंश बेलछी गए थे। वहां से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जहां उनकी मुलाकात बेलछी गांव की एक मजदूर महिला अलोधनी देवी से हुई, जिसने बताया कि शुरुआत के दिनों में जब सिंघवा अपनी ससुराल बेलछी में आकर बसा था, तो वह भी महावीर महतो को उसका दबदबा कायम करने में उसकी मदद किया करता था। कुर्मी महावीर महतो और हरिजन सिंघवा दोनों साथ साथ थे। दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के थे। सिद्धेश्वर पासवान उर्फ सिंघवा नालंदा का पुश्तैनी घर छोड़कर अपने ससुराल बेलछी में बसने आया था। वह एक दबंग किस्म का इंसान था। आसपास के गांवों में कुर्मी जोतदारों का दबदबा था। महावीर चौधरी भी कुर्मी था। उसे आसपास के बड़े कुर्मी जोतदार मदद दिया करते थे। उसके पास लगभग 20 बीघा खेत और ईंटों का पक्का मकान था। उस वक्त पूरे गांव में 2 या 3 ही पक्के मकान होंगे। महावीर का उस गांव में आतंक था। आरंभ में महावीर ने सिंघवा की खूबियों को परखा और उसे अपने दल में शामिल किया। सिंघवा गरीब हरिजनों और दुसाधों के शोषण का विरोध किया करता था। इस कारण हरिजन और दुसाध उसे भरपूर मदद देते थे। बाद में दोनों में ठन गई और यह मनमुटाव भी आर्थिक सवालों को लेकर हुआ था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। आरंभ में सिंघवा का गिरोह ताकतवर था। उसने महावीर महतो की फसल लूटने और उसे गांवों में ना घुसने देने का संकल्प किया। अब बात 2 गिरोहों के बीच ना रहकर कुर्मियों बनाम हरिजनों के बीच मूंछ की लड़ाई में तब्दील हो गई थी। इस बीच महावीर के आदमी धनपत दुसाध की हत्या हो गई। उसकी लाश मनकठोरिया में गाड़ दी गई। 28 दिनों बाद उसका खेत विखेत सब मिला। फिर आसपास के धनाढ्य कुर्मियों ने हरिजनों को हमेशा के लिए सबक सिखाने की योजना बनाई। 27 मई 1977 को दिन दहाड़े परशुराम धानक अपराधियों की फौज लेकर बेलछी पर चढ़ आया। सिंघवा के लोगों ने जब जवाबी हमला किया तो परशुराम धानक का गिरोह पीछे हट गया। लेकिन कुछ ही समय के अंतराल में महावीर महतो के घर से दूसरा गिरोह निकला। सिंघवा और उसके 10 साथी भागकर रोहन महतो के पक्के मकान में घुस गए। इसके बाद अपराधियों ने उस मकान पर चौतरफा हमला किया। असंख्य गोलियां चली। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक युद्ध चलता रहा। धोखे से घर से इन्हें निकालकर बंदूकधारियों ने इनकी मुस्कें चढ़ा दी, हाथ बांध दिए। फिर जुलूस की शक्ल में गांव से बाहर सटे खेत में ले गए। वहां लगभग 400 लोगों के सामने इन्हें गोली मारकर आग में झोंक दिया गया। 14 वर्षीय बालक राजा राम आग से निकलने की कोशिश करने लगा तो उसे पकड़कर दोबारा आग में फेंक दिया गया। इस आगजनी में एक पासवान परिवार के 4 सदस्य और एक सुनार परिवार के 3 पुरुष भून दिए गए। जिस रोहन महतो के घर में लोगों ने शरण ली थी, उसे स्वजातीय होने के कारण अपराधियों ने बख्श दिया था। दरअसल यह हत्याकांड तो बिहार के सामंती समाज और भूमि आधारित अर्थव्यवस्था ने सिर्फ जमीन तैयार करने के लिए किया था। बिहार को तो अभी आने वाले 2 दशकों में भीषण खूनी जातीय संघर्ष का गवाह बनना था। और इसके बाद बहुत सारे खूनी जातीय संघर्ष हुए और उन सभी नरसंहारों की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले और उन सभी नरसंहारों में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन राजनीतिक दलों ने इन जातीय नरसंहारों का फायदा उठाया। किसी भी नरसंहार में भूमिहार मरे या फिर दलित, मरता तो आखिर बिहार ही है। और इसका फायदा उठाते हैं वो राजनीतिक दल जिनकी रोटियां सिकती हैं नरसंहारों की आग में।